हेलो बच्चों, नमस्कार। और फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट फिजिक्स सीपी सर। तो बच्चों, कल ऑपरेशन ब्लैकआउट के चलते रिकॉर्डिंग बाधित हो गई थी, तो अब उसको अपन स्टार्ट करते। शायद अपन पोजीशन वेक्टर पे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें था पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों, पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात भी करी थी कि व्हाट इज माय पोजीशन इनसाइड द रूम। तो बच्चों, आप जाहिर सी बात बोलोगे फ्रंट, क्योंकि आप रेफरेंस इस बोर्ड के ले रहे हो। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज माय पोजीशन विद रिस्पेक्ट द डोर, तो डोर के रिस्पेक्ट में बैक पे हूं। तो हम पोजीशन बच्चों किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताते हैं या विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो पहले हम बात करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसे बताते हैं। तो देख लो बच्चों जरा ध्यान से, मैंने यहां पर क्या किया हुआ है कि एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया है। एक कोऑर्डिनेट है 3D में x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट है उसके, और इस P1 से बच्चों P2 ये है x2, y2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन प्लॉट करते हैं, पोजीशन लिखते हैं। तो जहां से बच्चों स्टार्टिंग हो रहा था O, ठीक है, जहां से स्टार्टिंग हो रहा था तो O, ये बच्चों हमारा OP1 वेक्टर है। तो OP1 वेक्टर कैसे लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से। तो हेड के कोऑर्डिनेट को टेल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x को i के साथ, y को j के साथ और z को k के साथ। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं जैसे x1 माइनस जीरो आई कैप प्लस का y1 माइनस जीरो जे कैप प्लस z1 माइनस जीरो के कैप, ठीक। तो बच्चों जाहिर सी बात है हमारा OP1 वेक्टर क्या आ गया, O पे जिसका क्या है बच्चों टेल है और P1 पे हेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 आई कैप, वेक्टर क्या आएगा x1 आई कैप, y1 जे कैप और प्लस का बेटा z1 के कैप। तो जाहिर सी बात है अगर मैं कोई पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देता, मैं बोल देता कि पॉइंट है दैट इज 2, 3, 4। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, दैट इज OP1 वेक्टर। और x को i के साथ लिख दो, y को j के साथ, z को k के साथ, पोजीशन वेक्टर बन गया। तो क्या आ जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो जाहिर सी बात है पॉइंट P2 के लिए तो P2 वाला वेक्टर बनेगा कैसे, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। तो बच्चों जहां से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो ये हमारा वेक्टर था OP1 वेक्टर और ये वेक्टर है हमारा OP2 वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है सभी को, ठीक। तो देखो बच्चों OP2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया, हेड के कोऑर्डिनेट को टेल से सब्ट्रैक्ट करना है, x को i के साथ, y को j के साथ और z को k के साथ। तो क्या लिखा है बच्चों, x2 माइनस जीरो आई कैप प्लस का y2 माइनस जीरो जे कैप प्लस का z2 माइनस जीरो के कैप। तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज x2 माइनस जीरो आई कैप प्लस का y2 माइनस जीरो जे कैप प्लस का z2 माइनस जीरो के कैप, ठीक है। तो OP1 वेक्टर, OP2 वेक्टर क्या आ गया बच्चों, OP2 वेक्टर हमारा आ गया दैट इज x2 आई कैप प्लस का y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ये हमारा वेक्टर आ गया, हमारा OP1 वेक्टर आ गया बच्चों और OP2 वेक्टर, हमको दोनों वेक्टर मिल गए। तो हमारा OP1 वेक्टर ये था गाइस, ठीक है, और हमारा OP2 वेक्टर ये था। तो मैं सिमुलेट कर देता हूं, मैं मान लेता हूं जो हमारा P2 पॉइंट था फॉर एग्जांपल, तो P2 पॉइंट हमारा था बच्चों दैट इज P2 हमने मान लिया क्या था बच्चों, ये था 3, 4, 5, 3, 4, 5। ध्यान से बच्चों वर्क पावर एनर्जी में इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, है ना, टॉर्क निकालने में यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें तो OP2 वेक्टर क्या बनेगा, OP2 वेक्टर, तो x को i के साथ लिख दो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर लिखना है तो 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। चेक करो, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। अभी तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखी हुई है पॉइंट की पोजीशन।
अगर यही काम हमको बच्चों विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमें P1 P2 वेक्टर लिखना हो, तो देखो पहले ये बात क्लियर है क्या? देख लो, समझ लो। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना है, मान लेते 2,3,4 है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं, तो अब हम किसी पॉइंट की पोजीशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो देखते जरा ध्यान से। अब बच्चों हमको लिखना है, ये जो वेक्टर है, तो ये है जहां से स्टार्ट हुआ है पहले वो पॉइंट, जहां पर एंड हुआ उसके बाद वो पॉइंट। तो ये हमारा है P1 P2 वेक्टर। तो फॉर इंस्टेंट बच्चों P1 ने मान लिया था 2,3,4 और P2 बच्चों हमने मान लिया था 3,4,5। क्लियर है? तो P1 पॉइंट क्या होगा? P1 पॉइंट क्या होगा बच्चों? हेड के कोऑर्डिनेट को टेल के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है। x को i के साथ, y को j के साथ और z को k के साथ। तो क्या लिखेंगे बच्चों? x2 माइनस x1 i कैप प्लस, और y को y के साथ, y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। चेक करें बच्चों। अब डायरेक्शन किधर होगी? P1 पे बच्चों टेल होगा और P2 पे हेड होगा पोजीशन वेक्टर के लिए। तो अगर हम P1 P2 वेक्टर अपने हिसाब से लिखें तो क्या होगा बच्चों? हेड के कोऑर्डिनेट को टेल से सब्ट्रैक्ट करना, तो P2 हेड है, तो क्या आएगा बच्चों? दैट इज 3 माइनस 2 आई कैप प्लस का 4 माइनस 3 जे कैप प्लस का 5 माइनस 4 के कैप। चेक करो। तो क्या है बच्चों? P1 P2 कोऑर्डिनेट क्या आया? P1 P2 वेक्टर यह आया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। क्या ये बात क्लियर है? चलो देखिए ध्यान से। ठीक। सिमिलरली लिखते हैं अपने बच्चों। हमने लिखा, अब लिखते हैं बच्चों P2 P1 वेक्टर। तो P2 P1 वेक्टर लिखते हैं। अब P2 P1 वेक्टर कैसा होगा डायग्राम में? तो अगर हम बात करें तो P2 P1 वेक्टर हमारा इस तरीके से होगा बच्चों, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, मैं थोड़ा सा दूर ऐसे प्लॉट कर देता हूं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा P2 पर और एंडिंग पॉइंट होगा P1 पे। सो वी हैव टू राइट। तो करना क्या बच्चों? हेड के कोऑर्डिनेट से टेल को सब्ट्रैक्ट करना। तो हेड पे क्या है? x1 y1 z1, टेल पे क्या है? x2 y2 z2। देखो जरा, हेड पे क्या है? x1 y1 z1, टेल पे क्या है? x2 y2 z2। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से, क्या आ जाएगा? दैट इज x1 माइनस x2 आई कैप प्लस का y1 माइनस y2 j कैप और प्लस का z1 माइनस z2 k कैप। चेक करो बच्चों, क्या लिख लोगे पोजीशन वेक्टर सभी लोग? अब अपने हिसाब से लिखते हैं, और जो पॉइंट दे रखे थे। तो क्या होगा बच्चों? दैट इज P2 P1 वेक्टर। तो P2 P1 वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो P2 P1 वेक्टर की अगर हम बात करें, तो P2 हेड के कोऑर्डिनेट से टेल के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। x को i के साथ, y को j के साथ, z को k के साथ लिखना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? दैट इज 2 माइनस 3 आई कैप प्लस का 3 माइनस 4 जे कैप प्लस का 4 माइनस 5 के कैप। चेक करें बच्चों, क्या यही आएगा? तो दिस इज P2 P1 वेक्टर। क्या जाएगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। तो देखो बच्चों, दोनों का लेंथ बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है। तो अगर हम बात करें, वी कैन राइट दैट P1 P2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस का P2 P1 वेक्टर। जरा देखो ध्यान से,
क्लियर है ये बात? ठीक है। और मैग्नीट्यूड की ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर मैं बोलूं P1 P2 मॉड बराबर P2 P1 मॉड, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है। ठीक, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब लेंथ बराबर होगी, और दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, हमने बताया था x बाई बी एक्स बराबर ए वाई बाई बी वाई बराबर ए जेड बाई बी जेड बराबर माइनस कॉन्स्टेंट, निगेटिव कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन, हम लोगों ने पढ़ी थी, आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन रूल, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। तो देखते हैं बच्चों जरा ध्यान से, कंपोनेंट लेना सीख चुके हैं बच्चों। ठीक, तो यहां पर मैं बच्चों दो वेक्टर ले लेता हूं। एक वेक्टर हमारा ये है, थोड़ा सा हेल्दी वेक्टर लेता हूं। तो एक वेक्टर हमारा ये है, जरा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बच्चों जान है इसकी। और दूसरा वेक्टर हमारा क्या है? ये है। ठीक, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हमें इन दोनों वेक्टर का एडिशन निकालना है, इसका रिजल्टेंट बोलते हैं बच्चों। ट्रायंगल लॉ के हेल्प से क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर हम बात करते हैं, मैं इस वेक्टर को यहां पर पैरेलल शिफ्ट करता हूं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अलाउड बच्चों। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा हमारा r। सो r बराबर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वी हैव टू फाइंड, हमें बच्चों इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखो। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं और इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, तो किसी भी तरीके से हमको ये वाली लेंथ मिल जाए, बेस लेंथ, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। या हमको ये वेक्टर पता चल जाए r, ठीक, तब हम निकाल सकते हैं बच्चों उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये एंगल कितना है? ये थीटा होगा बच्चों, जाहिर सी बात। ये कितना है बच्चों? ये हमारा a है। ठीक, और तो चाहो तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूं आगे जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है वो किस बेसिस पे बनाया हुआ, ताकि आपकी डायग्राम मिसमैच ना हो। बिल्कुल बी ऊपर है और ए नीचे। तो दिस इज वेक्टर बी बच्चों एंड दिस इज वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों बी था, तो बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, और वो कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? वो होगा बी कॉस थीटा। क्या होगा बच्चों? बी कॉस थीटा। और एक ऊपर की तरफ आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? बी साइन थीटा। तो ये बी का कंपोनेंट ले लिया, जिसके साथ एंगल बनता उसके साथ कॉस कंपोनेंट, बी कॉस थीटा आ गया। और बच्चों ये हमारा है बी साइन थीटा, बी इसकी लेंथ होगी वेक्टर की, बी की। जरा देखो ध्यान से। अब ये हमको जो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमको दिख रहा है, ये इसमें अपन चाहे तो ये पता हो, ये पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, ओरिजिन में मान लेता हूं, इसको कंसीडर करके चलता हूं। ठीक, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे? पोजीशन बताएंगे 0,0। ठीक, तो बेस की लेंथ हमको पता चल गई। बेस कितना होगा बच्चों? बेस होगा a प्लस बी कॉस थीटा। लेंथ ले रहा हूं बच्चों, इसीलिए वेक्टर हटा दिया।
और ये तो पता ही बच्चों क्या होगा, ये b साइन थीटा होगा। तो इस r वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं लिखूं वेक्टर r बराबर, तो ये x में बच्चों इतना और y में इतना, तो x में कितना है a प्लस b कॉस थीटा आई कैप, और प्लस का b साइन थीटा जे कैप। अगर x में है तो i के साथ, y में है तो j के साथ। क्या ये बात क्लियर है? जरा डायग्राम देख लीजिए एक बार बच्चों, डायग्राम देख लीजिए फटाफट जल्दी से। अब हम करते क्या, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। जरा देखो ध्यान से, b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो r बराबर यहां पर लगाते हैं बच्चों अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा और प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चेक करें बच्चों, देखो जरा ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ लिखते हैं, तो ये हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक, 2ab कॉस थीटा प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आना बहुत जरूरी है। तो यहां से बच्चों a स्क्वायर निकाला और b स्क्वायर वहां से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया 2ab कॉस थीटा। एक स्टेप और कर देता हूं, b स्क्वायर यहां पर बच्चों आ गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। चेक करें तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बच्चों बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो मेरे भाई, ठीक, क्लियर है क्या ये बात? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जरा देख लो ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से बच्चों इसका कंपोनेंट लिया, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट, तो इतनी लेंथ होगी b कॉस थीटा, ये होगी b साइन थीटा के बराबर, ठीक है। फिर r वेक्टर लिखा a प्लस b कॉस थीटा आई कैप प्लस b साइन थीटा जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड लेना वेक्टर का आता है, चाहे ट्रायंगल से देख लो बच्चों। ये o है, इसको a डैश और b डैश मान लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर? बोलो भाई। अब बात करते हैं कि इसको चेंज करने वाला है कौन? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का अगर हम ग्राफ बताएं तो डसता हुआ सांप के तरीके से ग्राफ बनता है। कॉस थीटा का ग्राफ बनता है कॉस थीटा का बच्चों ग्राफ बनता है 0 से 90 में डिक्रीजिंग नेचर का, क्योंकि कॉस 0 1 और कॉस 90 कितना बच्चों? 0। तो 0 से 90 में डिक्रीजिंग नेचर का बनता है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू का अगर हम बात करें तो किस तरीके से बच्चों नाच रही होगी, ठीक, मैं कल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। तो जैसे जैसे देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं थीटा चेंज करूंगा तो थीटा चेंज करूंगा थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 की वैल्यू 0 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो थीटा बच्चों इसको क्या कर रहा है? रिजल्टेंट को नचा रहा है। तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम
तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम, कॉस थीटा मिनिमम तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम। ठीक, तो देखते हैं एनालिसिस इसके बाद बच्चों। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया बच्चों। अब अगर हम बात करें तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब हमारा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तब बच्चों दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहे होंगे, देखो जरा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर या a प्लस बी। तो दो वेक्टर अगर बोल दे 0 डिग्री पे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 7। सीधी बात, समझ रहे बात को? ठीक, तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम तो रिजल्टेंट मैक्सिमम। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। थीटा कितना? 0 डिग्री। तो r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस 0 बराबर 1। तो ये बनाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ चल रहे होंगे, दोनों के मुंह एक तरफ होंगे। अब अगर हम बात करें रिजल्टेंट कब मिनिमम होगा, तो इसको रिजल्टेंट बोल दें जब कॉस थीटा बराबर -1, थीटा बराबर 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ग्राफ से याद करो, चाहे इसे याद करो, चाहे जैसे। तो ग्राफ की अगर हम बात करें बच्चों, तो कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा? 180, और यहाँ पे कितना होगा? 270, और यहाँ पे कितना होगा? 360। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना होगा? 360। तो cos 360 की वैल्यू कितनी? 1। 270 की 0, 180 की -1, 90 की 0, और cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसकी 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो cos थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में नाचता है? -1 से -1, -1 से +1, -1 से +1। ठीक, तो cos थीटा बराबर -1, थीटा बराबर 180 डिग्री। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इसे मूव करे होंगे। इसको लिखना जरूर बच्चों, एनालिसिस है। ठीक है ना? बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, मान लेते ये 10 है, ये 5 है, तो इधर आ जाएगा, b जीत जाएगा, 5 आ जाएगा। मान लेते ये 15 है और ये 10 है, तो ये जीत जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? अब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90, तो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब फॉर्मेशन होगा बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का। ये सारी बातें आपको बच्चों ध्यान देनी है, ये सारी बातें आपको बच्चों ध्यान रखनी है। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। अब एक बात और है बच्चों, ध्यान से जरा देख लो कि रिजल्टेंट किसी डायग्राम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिजल्टेंट कौन रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जरा ध्यान से देखो, इस पे भी सवाल बनता है कि फाइंड द रिजल्टेंट। तो जहां पर बच्चों ये वेक्टर ए था, ए वेक्टर का हेड, ये हमारा वेक्टर बी था, ये बी वेक्टर का हमारा क्या था? टेल, और ये हमारा बी वेक्टर का क्या था? हेड। यहां पर ए वेक्टर का हमारा क्या था? टेल। देख लो जरा ध्यान से। अब रिजल्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत सारा डायग्राम दे रखो, रिजल्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करो? देखो, ए के साथ इसका भी टेल मिल रहा है और बी के साथ हेड मिल रहा है। तो जहां पर तुम्हारा जिस वेक्टर का दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कान खड़े एंटीना ऊंचा, जिस वेक्टर का दो अलग अलग वेक्टर के साथ हेड हेड टेल टेल फॉर्मेशन हो रहा होगा, वही वेक्टर डायग्राम में हमारा रिजल्टेंट होगा। तो इस वेक्टर का बी के साथ हेड हेड और ए के साथ टेल टेल, दो अलग अलग वेक्टर के साथ में, तो ये बच्चों हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। मैं इस पर अभी सवाल भी कराऊंगा। तो डायग्राम में रिजल्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बच्चों याद करके रखो, है ना? ठीक है,
जिस वेक्टर का दो अलग अलग वेक्टर के साथ हेड हेड या टेल टेल मिल रहा हो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो डायग्राम देख के बच्चों बता पाओगे आप रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो किसी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस बी के बराबर, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी के बराबर। तो यहां से भी सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है मैं बताता हूं बच्चों। सवाल ये बनता है किसी वेक्टर की रेंज क्या होती है। मैं मान लेता हूं हमारे पास में एक वेक्टर दे रखा है 10, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे का 5 है। तो हम आपसे पूछे कि कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो अभी तो आप बता नहीं पाओगे। क्या बच्चों 20 पॉसिबल है? क्या बच्चों 21 पॉसिबल है? क्या 15 पॉसिबल है? क्या 9 पॉसिबल है? क्या 10 पॉसिबल है? क्या 8 पॉसिबल है? क्या 5 पॉसिबल है? तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों वेक्टर की रेंज देखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आर मैक्स। तो आर मैक्स बराबर क्या होगा? ए प्लस बी के बराबर। तो ए प्लस बी, तो ए 10 है, बी 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 15 होगी। ये दोनों वेक्टर मिलके 15 से ज्यादा रिजल्टेंट नहीं दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू देखते हैं बच्चों। तो आर मिनिमम, तो मिनिमम कितना होगा? ए माइनस बी, या बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, तो 10 माइनस 5 बराबर 5। क्या ये बात क्लियर? तो 5 से 15 के बीच में जितने भी आंसर हैं सब सही है, 5 भी और 15 भी लिमिटिंग में। तो क्या 20 हो सकता? नहीं। क्या 21 हो सकता? नहीं। क्या 15 हो सकता? हाँ। क्या 9 हो सकता? हाँ। क्या 10 हो सकता? हाँ। क्या 8 हो सकता? हाँ। क्या 5 हो सकता? हाँ। तो बात समझ में आई? ऐसा सवाल अगर आपके सामने आएगा तो कर लोगे। ठीक है, चलो भैया। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। कॉस थीटा का ग्राफ बच्चों मैंने बताया भी था, मैं फिर से एक बार कहो तो बता देता हूं। कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है देखो जरा ध्यान से। कॉस थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 2 पाई में। तो कॉस थीटा को बच्चों दूध पीता हुआ सांप बोलता हूं क्योंकि ये ऊपर से स्टार्ट होता है और इसका पता होना बच्चों बहुत जरूरी है, तभी अपन क्या कर पाएंगे, चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से। तो ये 0, ये 1 और ये -1, ये 90 डिग्री, ये बेटा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360। ठीक, पाई के टर्म में पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है बच्चों इसकी? रेंज होती है -1 से +1। ठीक है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक है और जिसका पीरियड कितना है 2 पाई या 360 डिग्री के बाद में अपनी वैल्यूज को ये रिपीट करता है। अगर हम बात करते बच्चों जरा कॉस थीटा का ट्रेंड समझना बच्चों जरूरी है, तो इसी वजह से देख लो जरा ध्यान से। कॉस थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई। ठीक, तो अगर हम बात करें 0 से 90 डिग्री में, ट्रेंड समझना है बच्चों। 0 से 90 डिग्री में कॉस थीटा, तो 0 से 90 कहाँ है? 0 से 90 ये है। 0 से 90 में कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव बच्चों। कॉस थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज? कॉस थीटा, तो कॉस 0 कितना 1 है, तो हमारा डिक्रीजिंग नेचर का है। ठीक, ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग नेचर का है। वैल्यू कहां से कहां जा रही है? वैल्यू हमारी जा रही है 1 से 0। 1 से 0 मतलब अगर हम बात करते हैं तो cos 0 बराबर 1 और cos 90 बराबर 0। अब बच्चों देखते हैं 90 से 180 में, तो 90 से 180 में क्या है? तो 90 से 180 देखते हैं बच्चों।
तो 90 से 180 में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कहाँ से, 0 से -1 जा रही है ना। cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, cos 180 कितना, -1। cos थीटा पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव। तो पहली बात बच्चों हमारा cos थीटा कैसा होगा, निगेटिव होगा, और cos थीटा हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होगा। अगर cos थीटा डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो वैल्यू कहां से कहां जा रही बच्चों, वैल्यू हमारी जा रही है 0 से -1, ये मतलब डैश साइन है। अब अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 180 की वैल्यू है -1। सेम ट्रेंड बच्चों, 180 से 270 में, तो 180 से 270 देखो जरा ध्यान से, 180 से 270 क्या ये है, cos थीटा अभी भी निगेटिव है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव, एक्स एक्सिस नीचे नेगेटिव, तो cos थीटा अभी भी हमारा कैसा है, निगेटिव है, और cos थीटा अभी बेटा कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर का है। वैल्यू हमारी कैसी कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग नेचर का है। ठीक, तो अगर हम बात करें cos 180 बराबर कितना, -1, और cos 270 की वैल्यू कितनी होगी, 0। सेम बच्चों कहां से कहां है, 270 से 360, इंक्रीजिंग नेचर का है, पॉजिटिव है, 0 से 1 जा रही है वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है, बोलो भाई। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था √(a² + b² + 2ab cos थीटा। अब पूछता है कितने मिनिमम वेक्टर हमें प्लेनर, कितने वेक्टर मिनिमम, कितने वेक्टर में जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। तो जीरो रिजल्टेंट देने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन बच्चों फॉलो होनी चाहिए, ये वाली है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। तो आता है मिनिमम 2 इक्वल प्लेनर वेक्टर कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो घट लड़ मर के बराबर हो जाएंगे बच्चों। ठीक, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होना चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। तीसरा सवाल बच्चों, मिनिमम अनइक्वल प्लेनर वेक्टर कितने चाहिए, तो बच्चों मिनिमम अनइक्वल 3 चाहिए, है ना, मिनिमम अनइक्वल 3 वेक्टर चाहिए। ठीक, जीरो रिजल्टेंट के लिए। नॉन प्लेनर बच्चों 4, प्लेनर इक्वल 2, अनइक्वल 3, नॉन प्लेनर 4, जीरो रिजल्टेंट पाने के लिए। अब बच्चों ऐसा कब होगा, जीरो रिजल्टेंट हमें कब मिलेगा, तो कब मिलेगा बच्चों जो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन कंडीशन क्या होती है, सारे बच्चों तीन अनइक्वल वेक्टर जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते हैं। उसमें कंडीशन क्या, ट्रायंगल फॉर्मेशन की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल बनने के लिए सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो बच्चों ध्यान से देखो कौन सा इसमें से कौन से वेक्टर जो है वो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, मैं एक सेट लिखता हूं दैट इज 2,2,2। चलो देख लेते हैं। दूसरा सेट बच्चों में लिखता हूं तीसरा सेट बच्चों लिखता हूं मैं चलो देखते हैं। तो इसमें से कौन 3 वेक्टर जो सम है, 3 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। तो इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन की कंडीशन लगाते हैं, सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किन्हीं 2 साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो बच्चों 2 2 4, तो 2 + 2 4, तो ग्रेटर देन 2 थर्ड साइड से ज्यादा है। अब इन दोनों का सम करते हैं तो भी ज्यादा है, इन दोनों का सम करोगे तो भी ज्यादा। तो दिस कैन वी गिव जीरो रिजल्टेंट,
ये हमारा जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। अब इसका देख लेते बच्चों। तो 2 + 6 8 1 से बड़ा है, तो बच्चों यहां से कंडीशन ट्रू हो रही है। 6 + 1 7 7 2 से बड़ा है, यहां से कंडीशन ट्रू हो रही है। 2 + 1 3, तो 3 बच्चों क्या है हमारा 6 से छोटा है, तो ये बच्चों जीरो रिजल्टेंट नहीं देख सकता, क्योंकि क्लोज ट्रायंगल नहीं बनाएगा। जब तक क्लोज ट्रायंगल नहीं बनाएगा तब तक जीरो रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो यहां से देखो बच्चों, 10 और 6 16, तो ये 18 से कम है बच्चों, ये भी जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, √(a² + b² + 2ab cos थीटा। तो मैं चाहूंगा आप सवाल करके बताइए बच्चों। तो r बराबर √(a² + b² + 2ab cos थीटा। बच्चों f1 है 20 और f2 है 10। क्वेश्चन करिए आप। तो देखो बच्चों, r = √(a² + b² + 2ab। तो 20 का स्क्वायर बच्चों 400 और 10 का स्क्वायर 100, तो 2 × 20 × 10 और इंटू बेटा कॉस थीटा। मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, 0 30 45, अभी मैं एंगल लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सो r = पहले ऐसे लिख लेते हैं, √(a², तो 20 का स्क्वायर बच्चों प्लस 10 का स्क्वायर बच्चों प्लस 2 × 20 × 10 इंटू कॉस थीटा। चेक करो बच्चों, तो r बराबर क्या होगा, √20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 10 का 100, और ये हो जाएगा कितना 400 इंटू कॉस थीटा। सो r बराबर कितना जाएगा, √500 प्लस का 400 कॉस थीटा। चेक करो बच्चों, अब कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें निकालना कितनी, जीरो सारी वैल्यूज के लिए 180 तक। ठीक है, निकालते हैं, चलो देखते हैं। आप शायद कर रहे होंगे बच्चों, आप लोग करिए, इस वीडियो को रोक के अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो बच्चों 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो r = √500 और प्लस का 400 cos 0, तो cos 0 बराबर कितना 1, तो r बराबर बेटा √900। दूसरा, थीटा बराबर 30 डिग्री, वैल्यू रखो, आंसर पाओ फटाफट जल्दी जल्दी। थीटा बराबर 30 डिग्री, एनालिसिस हो गया। तो थीटा बराबर 30 डिग्री बच्चों, r = √(a², 500 प्लस 400 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी, sin 60 बराबर, केवल मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, 400 प्लस 500 प्लस 400, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, sin 60 के बराबर √3/2। तो रिजल्टेंट कितना है, r बराबर √500 प्लस 2 दूनी 4, तो आ गया बच्चों 200 इंटू √3। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है सब। 30 के लिए हो गया बच्चों, अब करते हैं 45 के लिए सी पार्ट। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो थीटा बराबर 45 है। सो r = √500
प्लस 400 इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी बेटा 1/√2। तो अंडर रूट ऑफ 500 प्लस का 400 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। तो इसको 2 इंटू 2 लिखा तो r बराबर हमारे पास में आ गया बच्चों अंडर रूट ऑफ 500 प्लस का 200√2। तो कैसे लिखा बच्चों, ये लिखा 2 इंटू 400 इंटू 1/√2। तो 2 को बच्चों लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 400 इंटू 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल। 45 डिग्री था बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग करते रहिए। थीटा बराबर 60 डिग्री और कॉस 60 की वैल्यू कितनी बेटा 1/2। तो रिजल्टेंट कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितने पार्ट हो गए थे ABCD, तो डी पार्ट है बच्चों ये। अंडर रूट ऑफ 500 प्लस का 400 इंटू कॉस की वैल्यू 1/2। तो आर बराबर आ गया बच्चों अंडर रूट ऑफ 700। क्या ये बात क्लियर। डी के बाद ई। ई की अगर हम बात करें तो थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस 90 बराबर 0। तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ 500 प्लस 400 इंटू कॉस 90। सभी को करना है बच्चों पूरा, मैं कर रहा हूं आप लोग के लिए। 90 हो गया बच्चों, कॉस 120 अब 120 डिग्री की अगर हम बात करें कॉस 90 इंटू 30 साइन 30 1/2 माइनस 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पड़ेगा करो फटाफट जल्दी से। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500 प्लस का 400 इंटू कॉस 120 बराबर 1। तो आर बराबर 2 दूना 4 अंडर रूट ऑफ 700। ई एफ जी। जी में अगर हम बात करें कॉस 150 और कॉस 150 की वैल्यू होगी 90 इंटू 60, तो माइनस का √3/2। तो आर बराबर कितना होगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 500 प्लस का 400 इंटू माइनस √3/2। तो 2 दूना 4। तो आर बराबर क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ 500 माइनस का 200√3। चेक करो, आखिरी पार्ट बचा बच्चों 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। देख लो जरा ध्यान से, सारे पार्ट कर दिए। आपको भी बच्चों सारे पार्ट करने, कोई भी सवाल मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। FGH कॉस थीटा बराबर 180 डिग्री बराबर -1, कॉस 180 बराबर -1। तो आर बराबर बेटा अंडर रूट ऑफ 500 प्लस का 400 इंटू
-1, तो r बराबर बच्चों आ गया दैट इज 100, ठीक है, बराबर 10। 0 डिग्री पे दोनों ऐसे अलाइन होंगे, 180 डिग्री पे ऐसे अलाइन होंगे। तो ये हुआ आपका एक बड़ा सा सवाल जिसमें सारी चीजें कवर थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ा तो मान लेते हैं, जरा ध्यान से देखते बच्चों एनालिसिस। तो ये हमारा बी वेक्टर था, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट था। रिजल्टेंट आया था कितना बच्चों, ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ए के साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा अल्फा, बी के साथ एंगल बना रहा बीटा। ए के साथ कितना बच्चों अल्फा और बी के साथ बीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा बच्चों, बी साइन थीटा। अल्फा किसके साथ बन रहा था, ए के साथ, ऐसे ही फॉर्मेट में याद करके रखना। अल्फा किसके साथ बन रहा था, ए के साथ में, तो बी को तोड़ा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा tan अल्फा आ गया बच्चों। ए के साथ एंगल कितना बन रहा था बच्चों, ए के साथ बन रहा था अल्फा, तो हमारा tan अल्फा आ गया। और बी के साथ क्या बन रहा था, बीटा, तो बीटा किसके बन रहा, बी के साथ में, तो किसको ब्रेक करेंगे, ए को। तो tan बीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, tan बीटा बराबर ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और देखो जरा ध्यान से बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुनिया का नेचर है, क्या स्वभाव है बच्चों, लोग बड़े आदमी की तरफ झुकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी ऐसे ही बच्चों, जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगा या जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उसी की तरफ बच्चों झुका होगा। ये बात समझ लो। अगर हम बोले मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी, मतलब ए की लेंथ ज्यादा है, तो ए की लेंथ अगर ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। तो ए की तरफ अगर ज्यादा झुका हुआ होगा तो ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। बात समझ में आ गई। अगर ए की लेंथ ज्यादा है बी से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ए की तरफ झुका होगा तो अल्फा कम होगा, बीटा ज्यादा होगा। और अगर बच्चों बी की लेंथ ज्यादा होगी और ए की कम होगी, तो बी की तरफ झुका हुआ होगा, तो बी की तरफ झुका होगा तो बीटा, बी की तरफ झुका हुआ तो बीटा कम होगा, अल्फा क्या होगा, ज्यादा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। और बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, इसके लिए मैं भी कंडीशन बहुत बढ़िया, अभी अभी बहुत सारे केसेस भी करेंगे। दो के लिए अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो मॉड ए बराबर मॉड बी, तो दोनों एंगल बराबर होंगे और वो कितना होगा, थीटा बाई 2। अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट दोनों के साथ कितना होगा, थीटा बाई 2 पे होगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक बचा रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, ठीक। तो ट्रायंगल लॉ से बच्चों देखो जरा ध्यान से, हमने दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला। तो दो इक्वल वेक्टर हैं, तो हमने क्या किया बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहां से 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों यहां पर लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 जा 4, 4a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट लिया। तो दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों, जरा ध्यान से देना, इसे याद रखना। दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट होता है कितना बच्चों, 2a कॉस थीटा बाई 2। कितना होता बच्चों, 2a कॉस थीटा बाई 2। दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, 2a कॉस थीटा बाई 2। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारे दो इक्वल वेक्टर हैं, ठीक। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल दे रखा थीटा, मैं मान लेता हूं थीटा, ठीक। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, आर बराबर, इसको ए मान लेते हैं, आर बराबर 2a कॉस
थीटा बाई 2। तो देखते हैं बच्चों, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी, आर बराबर 2a। ये फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए, कॉस थीटा बाई 2। तो सबसे पहले हम लेते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो आर बराबर 2a कॉस 60 बाई 2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी, कॉस 60, तो कॉस 60 30 हो जाएगा। तो 2a कॉस 30, तो कितना आ जाएगा 2a इंटू √3 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, क्या आएगा a √3। अगर दो वेक्टर हैं और जिनका मैग्नीट्यूड बराबर वो 60 डिग्री पे हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, a √3। याद रखना ये स्टैंडर्ड है। अब बच्चों मैं ले लेता हूं थीटा बराबर 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, r बराबर 2a कॉस 90 बाई 2। तो 2a कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी बेटा, 1 बाई √2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो आ गया बच्चों a √2। क्लियर है बेटा, a √2। अब अगर हम बात करते थीटा बराबर ले लेता हूं बच्चों मैं 120 डिग्री। थीटा बराबर 120 डिग्री, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका मैं डायग्राम ये भी बना के दिखाऊंगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, r बराबर 2a कॉस 120 बाई 2। तो 2a कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1 बाई 2। तो ये किसके बराबर जाएगा, a के। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और वो 120 डिग्री पे अलाइन है, तो उनका रिजल्टेंट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर मॉड a बराबर मॉड b है, तो इसके लिए अगर थीटा है बच्चों, थीटा बराबर अगर हमारा 60 डिग्री है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, a √3 वेयर a इज अ साइड वेक्टर की लेंथ। अगर थीटा इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री है, तो r बराबर आएगा a √2। अगर बच्चों थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो r बराबर आएगा a। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कान खड़े एंटीना ऊंचा, ये सब मेमोरी में अगर आपके रहेंगे तो सवाल फटाफट फटाफट आप फोड़ फाड़ के फेंकेंगे, ठीक है। तो ये 2a cos थीटा बाई 2 हो गया। देख लो जरा ध्यान से बच्चों, इसको मेमोरी में कहीं अपने सेव कर लो। अब देखो अगर 120 डिग्री बन रहा है, अगर 120 डिग्री बन रहा तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। मैं मान लेता हूं वेक्टर ए ये है, ठीक, और आपका वेक्टर बी ये है, और थीटा बराबर है 120 डिग्री। ए बराबर बी बराबर ए, थीटा बराबर 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया अल्फा बराबर बीटा होगा, तो थीटा। तो मान लेते ये वेक्टर ए था हमारा, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर हमारा आर है, और आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ए बराबर मॉड बी, दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में हिंट दे रखी होगी। और बच्चों पता है ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था, क्या बताया था बच्चों, अगर a बराबर b है तो क्या होगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2। और अभी मैंने बताया बच्चों कि रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ था, बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुका हुआ था। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, रिजल्टेंट पढ़ा, एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट, √(a² + b² + 2ab cos थीटा, उसकी रेंज देखी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, cos थीटा का ग्राफ पढ़ा,
इतनी सारी चीजें बच्चों पढ़ी, और यहाँ पर सबसे दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2, दो इक्वल फोर्स दे रखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होंगे बच्चों, तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें लोगों ने बच्चों ट्रायंगल लॉ पढ़ा। अगर बच्चों ए के साथ अल्फा और बी के साथ बीटा बनना है, तो ए के साथ अल्फा बन रहा है तो अल्फा बराबर क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन अल्फा बराबर फॉर्मूला है ना। ए के साथ एंगल बन रहा है अल्फा और बी के साथ बन रहा है बीटा। तो याद रखने का तरीका बताया हमने बच्चों, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, एंगल निकालने के लिए। अगर तुम्हें टेन बीटा निकालना है तो टेन बीटा निकालने के लिए अब ए को तोड़ेंगे, ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तरीका बता दिया ना बच्चों, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चों अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ढेर सारे सवाल करेंगे, डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी के कितने सारे सवाल बन सकते हैं, रिजल्टेंट आइडेंटिफाई करना दिखाया मैंने वेक्टर। आज की क्लास बच्चों पहली क्लास थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और अगर अभी तक आपने बच्चों पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं या पहले के 2 या 3 वीडियोस नहीं देखे हुए, तो उनको जरूर देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आज की क्लास और क्लियर होगी। आगे बच्चों क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद में डॉट और क्रॉस करेंगे, उसके बाद वेक्टर का समापन करेंगे ढेर सारे सवाल करने के बाद में। तो बच्चों बने रहिए और देखते रहिए नीट फिजिक्स बाय सीपी सर या नीट फिजिक्स सीपी सर, है ना, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो फिजिक्स कॉन्सेप्ट से लेकर सिलेक्शन तक। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।